नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का सरकारी अध्यापक के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं टॉप 50 ईवीएस पैडागोजी के क्वेश्चन। ध्यान देना, मैं पैडागोजी बोल रहा हूं, ईवीएस के कंटेंट वाले प्रश्न नहीं कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है वगैरह वगैरह। आपसे मैं बात कर रहा हूं पैडागोजी की। तो पैडागोजी में जो प्रश्न हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आप सरकारी अध्यापक का इस जो मैं आज क्लास लूँगा इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। अगर आप नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए आज बिल्कुल पॉइंट पे आएंगे हम लोग, बिना इधर उधर की बात किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पूरे 50 प्रश्न को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ध्यान से देखना है। अगर चाहो तो आप पेन पेपर लेके इसे नोट कर सकते हो, और अगर एक बार में आपने समझ ली तो एग्जाम से पहले एक बार और देख लेना, आपकी तैयारी 100% फुल प्रूफ हो जाएगी। याद रखना इस बात को। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन। देखो अध्ययन मैंने गलत लिख दिया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। देखो अध्ययन ऐसे लिखा जाता है ना, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्टिव नहीं है। ध्यान देना है, नहीं पूछा गया है। यानी कि आपके 3 क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो करेक्ट हैं और एक ऑप्शन इनकरेक्ट है, उसी को हम लोग गलत वाले को ढूंढना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 की ओर से। इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना। देख लो, विविधता, डाइवर्सिटी को यहाँ पे सम्मान करने की बात कर रही है और बच्चों को संस्कृति से अवेयर करा रहा है। ये ऑप्शन आपका ठीक है। आगे देख लो, बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना। बिल्कुल जी हाँ, जब आप बच्चों को सोसाइटी के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल बनाते हो तो ये बातें सही कही गई है। दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्यूट करेक्ट है। क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना। बिल्कुल, देखो जब आप उसके अंदर विचार कैसे लाए जाएं ये सब सिखाते हो, समझाते हो, तो ये पॉजिटिव टर्म है। यानी कि ये तीनों आपका पॉजिटिव टर्म हो गया। बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए की ओर। इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना। देख लो, आपको यहाँ पे आपका नेगेटिव टर्म मिल गया होगा, याद। देखो याद कभी भी आप जो है याद, रटना, रोट लर्निंग, कॉपी करना, ये सब जहाँ भी टर्म दिख जाए आप लोगों को, आप उसको बिल्कुल भी कंसीडर मत करना, मानना मत। ये सारे नेगेटिव टर्म हैं। तो अगर मैंने देखो टॉप टैग वर्ड पढ़ा रखे हैं दी एजुकेटर पे, जहाँ पे आपको इसी तरह के वर्ड को कैसे नेगलेक्ट करना है आप समझ पाओगे। नीचे देखो दी एजुकेटर का लिंक मिलेगा मेरे चैनल का। एक्चुअली ये आपका भी चैनल है, तो जाके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि वहाँ भी आप जो है अपनी तैयारी को आगे लेके जा सको। तो चलिए देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, वो इनकरेक्ट है। यानी कि यही आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे याद करने के लिए बोला गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते समय श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है। तो देख लो, यहाँ पे बताया गया है कि वो क्या है, क्रिएटिव लर्नर है, क्रिएटिव चाइल्ड है। याद रखना, और क्रिएटिव थिंकिंग या कोई भी विद्यार्थी तभी होता है जब वह हर दिशा में सोच पाता है। देखो मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आप समझ पाओगे। मैं अगर बोलूं कि आपको मैं 50 रुपये दूंगा तो आप 50 रुपये को कैसे खर्च करोगे? सारे बच्चे का आंसर अलग अलग आएगा। इसे ही बोलते हैं अभिसारी चिंतन। यानी कि जब बच्चा क्रिएटिव होगा तो अलग अलग आंसर दे पाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? अभिसारी चिंतन होगा। अब सारी मॉडलिंग और अनुकरण नहीं होगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? देख लो, प्राथमिक स्तर यानी कि 1 to 5 की बात की गई है, ध्यान में रखना है आपको। तो ये क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या इसका मेन जो है मोटो क्या है? तो देखते हैं, एक एक करके हम लोग बढ़ते हैं। स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। देखो जब भी कोई भी बच्चा क्रिएटिव काम करेगा, कोई भी वो अगर एक्टिविटी करेगा तो हस्तसिद्ध यानी कि बहुत उसमें निपुण नहीं हो जाएगा, गलतियां तो करेगा। यानी कि ये क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। बच्चे को गलती करने देना है, तभी वो सीख पाएगा। बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी की ओर। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर
जीवन से संबंधित करने में, देखो यही आपका राइट आंसर है। हमेशा याद रखना, स्कूल की पढ़ाई ऐसे ही की जाती है ताकि वो अपने घर को, वो क्या है, घर के चीज़ों को समझ पाए, यानी कि अपने पर्यावरण के आसपास के चीज़ों को कनेक्ट कर पाए। यही है हमारे पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। देख लो, आपको चिड़ियाघर याद रखना है। चिड़ियाघर आप क्यों लेके जाते हो, उससे क्या बेनिफिट होगा बच्चों को। शिक्षार्थियों को सक्रिय अनुभव उपलब्ध कराना, जी। नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक सतह को बदलना, ये भी सही है, लेकिन आप हमेशा जो है भ्रमण का आयोजन नहीं कर सकते हो, हर महीने तो नहीं कर सकते हो। विद्यार्थियों को आनंद और मौज का उपलब्ध कराना, मतलब उसके लिए इंटरटेनमेंट प्रेजेंट करना, या फिर उनके पेरेंट्स को संतुष्ट करना। तो देखो ये तो बिल्कुल कट जाएगा आपका दोनों, और ये इसका तीसरा भी थोड़ा थोड़ा नेगेटिव ही टर्म होगा। क्यों? क्योंकि आप हर महीने ऐसे चीज़ों को नहीं कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आप जो है एक्टिव लर्निंग करा रहे हो। अब एक्टिव लर्निंग क्या है दोस्तों, जब आप बच्चों को सामने से सब कुछ दिखाते हो। जब आप बोलोगे देखो ये लायन है बच्चा, ये देखो एलिफेंट है, इसके इतने बड़े बड़े कान हैं, तो बच्चा खुद से देख करके सीख पाएगा कि लायन जो है ऐसे दहाड़ मारता है, हाथी ऐसे खाना खाता है सूंड से लपेट के, तो चीज़ों को आसानी से समझ पाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पर्यावरण की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्न उत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है। देखो, कक्षा में प्रश्न उत्तर आयोजित आप करते हो तो इससे क्या बेनिफिट होगा। अनुशासन बनाने के लिए, देखो बिल्कुल नेगेटिव टर्म है, आप काट दो। क्लास में आप कुछ भी सिखाते हो तो अनुशासन फॉलो करने के लिए नहीं। देखो बिल्कुल सी नंबर करेक्ट लग रहा है। जब आप प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए करते हो, ये सही लग रहा है, इसे रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, शिक्षार्थियों को सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करना या फिर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करना। देखो ये तीनों ऑप्शन आधा आधा तो सही लग रहे हैं, अच्छे टर्म हैं, पॉजिटिव टर्म है, लेकिन आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है। तो जब आप प्रश्न उत्तर को आयोजित करोगे तो बच्चे के मन के अंदर जो भी जिज्ञासा है वो आपके सामने क्या करेगा, खोल के रखेगा, यानी कि यही आपका राइट आंसर होगा। यानी कि बच्चा क्या करेगा, कुछ भी पूछेगा तो वो चीज़ों को सीख पाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। देख लो, मानचित्रण सिखाने से क्या बेनिफिट मिलेगा। साफ सुथरा रेखांकन करेगा वो, गणना या अनुमान करेगा, या माप के अनुसार चित्रण करना सीखेगा, या सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। देखो अगर आप मैप सिखा रहे हो, आप बोलो कि ये देखो एक स्कूल का कमरा है, यहाँ पे मेन ऑफिस है, यहाँ पे ये आंगन के बीचों बीच में एक छोटा सा क्या है, ऑफिस खुला हुआ है, यहाँ पे बाथरूम है, ये वगैरह अगर आप बच्चे को ऐसे नक्शा सिखा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप उसे अनुमान करने के लिए नहीं सिखा रहे हो, अच्छा से वो ड्राइंग बना सके नहीं सिखा रहे हो, और आप माप के अनुसार चित्रण नहीं सिखा रहे हो, आप सिखा रहे हो कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, आप चीज़ों को समझ पाओ, अच्छे से चीज़ों को क्या कर पाओ, आप रियल लाइफ से उसे ऐड कर पाओ। यानी कि 4 नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि डी नंबर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई गई है, तो बच्चे से क्या अपेक्षा की जा सकती है। देखो, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उसे दर्ज कर लेना, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, बच्चों को आनंद उठाना चाहिए या उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, और टिप्पणियां दर्ज करानी चाहिए ताकि बाकी बच्चे और शिक्षक अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो यहाँ पे सबसे अच्छा ये जो है वो डी नंबर है। क्यों? बच्चा कोई चीज़ अगर देखता है तो उस पर वो कमेंट करेगा, टिप्पणी मतलब कमेंट करना, तो बच्चा इस कमेंट से क्या करेगा, सीखेगा, और इससे क्या बेनिफिट होगा, तो और जब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अपने दोस्तों के साथ और बच्चों के साथ रखेगा तो और भी बच्चे उस चीज़ से सीख पाएंगे और उस पर कमेंट कर पाएंगे, यानी कि इसका भी क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आकाश के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में से कौन सा उद्देश्य सबसे अधिक उपयुक्त है। विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना, या विभिन्न व्यवसायों के लिए शिक्षार्थियों यानी कि विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, या फिर सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना।
तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4। देखो जब भी आप किसी चीज़ को क्रिएटिविटी से जोड़ते हो, क्रिएटिव चीज़ें करते हो, तो वो बहुत अच्छा टर्म माना जाता है। लर्निंग बाय डूइंग कराते हो, वो भी अच्छा टर्म माना जाता है, लर्निंग बाय डूइंग। तो यहाँ पे देखो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, जब आप सृजनात्मक माध्यम से चीज़ों को सिखाते हो। ये भी डी नंबर जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पर्यावरण अध्ययन की पाठ पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधि को उपलब्ध कराना चाहिए। किस तरह से उपलब्ध कराना चाहिए? पाठ के अंत में, इकाई के अंत में, पुस्तक के अलग अलग स्थानों पर, या प्रकरणों में अंतर्निहित। देखो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल इजी है, प्रकरणों में निहित। यानी कि अगर मैंने सपोज कर लो यहाँ पे पढ़ाया कि वाटर का क्या यूज है, तो वहीं पे मैं प्रश्न पूछ लूंगा कि वाटर का क्या आप यूज करते हो, यानी कि पानी का क्या क्या चीज़ों में इस्तेमाल करते हो, बच्चे वहीं पे बता पाएंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए? विशेषतः परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल गलत। विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, ये भी हल्का हल्का ठीक है, इसे हम लोग रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभिभावकों के विचार को स्वीकारना और सम्मान देना, ये भी ठीक ठाक है, रहने देते हैं। बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना। देखो जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चों के यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा है, तो आपका बच्चा क्या सोचता है और क्या समझता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ना टीचर है, ना गार्जियन है, ना स्कूल है, ना इंस्टीट्यूट है। बच्चा ही सब कुछ है। बच्चा गलत नहीं हो सकता है, यानी कि यही आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ललित कक्षा 3 का विद्यार्थी है और वो एक पढ़ रहा है जानवर हमारे साथी। वह परिचित कराना चाहती है प्रकरण को, तो अधिक रोचक तरह से प्रस्तुत करने के लिए सबसे अच्छा क्या होगा? यानी कि आप जानवर चैप्टर को पढ़ाना चाहते हो तो कैसे प्रेजेंट करोगे? जानवर और उनकी उपयोगिता पर आधारित एक फिल्म आप दिखा दोगे बच्चों को, या फिर ब्लैक बोर्ड पे आप क्या करोगे? चित्र बना दोगे, या फिर चार्ट में चित्र बना दोगे, या फिर ये जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए जानवरों को चित्र देखने के लिए आप बोलोगे। तो देखो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, आप क्या करोगे? देखो सारे चीज़ों में ना वो कम कम सीख पाएगा, लेकिन जब वो फिल्म देखेगा तो वो ज़्यादा चीज़ों को, वीडियो से ज़्यादा सीखेगा। पिक्चर से भी ज़्यादा आप जो है वीडियो से सीखते हो, यानी कि डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पनाओं के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? याद रखना है, 3 सही है, 1 गलत है। देखते हैं। वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित कराना, ठीक है, ये सही है। बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, चलो ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं। और वृक्षों को अपनाकर उसकी देखभाल के लिए प्रस्तुत करना, प्रोत्साहित करना, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। वृक्षों पर नारा लेखन आयोजित कराना, तो देखो आप इनडायरेक्टली ये 3 चीज़ कराओगे तो बच्चा कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, पॉजिटिव वे में करेगा। लेकिन आप लकड़ियों के जो भंडार है उससे दिखा के क्या फ़ायदा होगा? उससे तो वो पेड़ को काटने के लिए प्रोत्साहित होगा, यानी कि ये क्या होगा? गलत होगा। सी नंबर क्या होगा? करेक्ट नहीं होगा। लेकिन हमें नहीं ही चुनना है, तो सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया है। तो निम्नलिखित नीतियों में से किस में एक मुख्य रूप से केंद्रित किया जाएगा, आपको बताना है। देखते हैं एक एक करके। यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का प्रयोग करेगा और व्याख्या करेगा। पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु के प्रयोग द्वारा जो है बताएगा वो, या फिर स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहेगा, या फिर अपने अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहेगा। तो देखो यहाँ पे जब भी इन सारी चीज़ों पे जाओ तो बच्चा खुद का जो एक्सपीरियंस करेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस तरह से प्रभावित होगा? आपको ये प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है बताना है। समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के लिए शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना, या फिर बिजली के स्रोतों का आकलन करना पर जो बच्चे हैं उनके द्वारा, या फिर बच्चों के कल्पना परक और चिंता परक कौशलों का विकास करना, या फिर सामान्य जानकारी का आकलन करना। देखो जहां पर भी कल्पना और चिंता परक चीज है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो नहीं हो तो क्या हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो? कल्पना शक्ति को बढ़ा रहे हो।
अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण परिचित कराना चाहती है। देखो, शालिनी एक टीचर है जो कि पोषण पे पढ़ाना चाह रही है, तो क्या करेगी? वो एक फिगर बना देगी पाचन तंत्र का, या फिर भोजन के एग्जाम्पल देने के लिए बोलेगी, या फिर चार्ट पेपर बनाने के लिए बोलेगी, या फिर बच्चों के लंच बॉक्स को खोल करके उसमें जो पोषक तत्व मौजूद हैं उनको व्याख्या करने के लिए बोलेगी। मैंने बार बार कहा है, लर्निंग बाय डूइंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग करने के लिए आप क्या करोगे? बोलोगे, यानी कि डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 16 नंबर के प्रश्न पे। 16 नंबर पे देखो क्या बोला गया है कि जल के अभाव पे आपको टॉपिक को पढ़ाना है बच्चों को, तो आप क्या करने के लिए प्रेरित करोगे बच्चों को? आप क्या करोगे? उन्हें बोलोगे कि नारा लिख करके आप बताओ कि कौन सा सही चीज़ है। उसके बाद आप एक लिखित परीक्षा का आयोजन करोगे, या फिर आप जो है एक और लिखित परीक्षा का आयोजन करोगे। तो जहां भी परीक्षा से आप चीज़ों को नहीं सिखा पाते हो तो ये क्या होगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखो, पोस्टर बनाना भी सही है, लेकिन जब आप रियल लाइफ में जल कैसे बचा सकते हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर। बार बार मैं बोल रहा हूँ, रियल लाइफ से आपको कनेक्ट करना है चीज़ों को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, आपको बताना है। तो देखो, गृह कार्य दे दोगे, योगात्मक कार्य दे दोगे, पोर्टफोलियो दे दोगे, या फिर आवधिक परीक्षाएं। तो मैंने बार बार कहा है, परीक्षाओं से कुछ बेनिफिट ज़्यादा बच्चों को नहीं होता है, यानी आप क्या करोगे? पोर्टफोलियो बनाने के लिए बच्चों को बोलोगे। और होमवर्क भी क्या है? एक नेगेटिव टर्म है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को डैश शामिल नहीं करता है। जी हाँ, रचनात्मक आकलन को कौन शामिल नहीं करता है? देखो, रचनात्मक मतलब क्रिएटिव चीजें, शिक्षार्थियों को सीखने को बढ़ाने के लिए, शिक्षण में कमियों की पहचान, या शिक्षार्थियों की अधिगम व्यक्ति की पहचान, या ग्रेडिंग या रैंकिंग। तो देखो, नहीं करता है। तो हम लोग जो है, मैंने बार बार कहा है कि परीक्षा के रिजल्ट या फिर क्वेश्चन पेपर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, यानी कि ए क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को क्या नहीं करना है? देख लो, नहीं करने पे आपको जोर डालना है। तो आप सारे ऑप्शंस को एक एक करके पढ़ लोगे और आपको देखना है। देखो, यहाँ पे केवल वाली बातें की गई है। देखो, केवल मतलब यानी कि ओनली, केवल, एक ही, या फिर एक ही, यही ऑप्शन है। तो ये जब भी आप चीज़ों को लिमिट करते हो, यानी कि चारों तरफ से कोई भी ऑप्शन आ रहा हो, आप उसे एक जगह पे केंद्रित करने की कोशिश करते हो, तो वो आपका क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक विशेषताओं के आकलन के लिए कौन सा उपकरण सही रहेगा? देखो, आपको सामाजिक विशेषता के आकलन करना है, तो आप क्या करोगे? मौखिक प्रश्न पूछोगे, निर्धारण मापिन करोगे, या फिर कागज पेंसिल परीक्षण लोगे, या दत्त कार्य करोगे? देखो, जब भी आप मौखिक प्रश्न पूछ लोगे तो इससे पता चल पाएगा कि बच्चा का क्या विशेषता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मूल्यांकन यानी कि इवोल्यूशन। जब भी आप इवोल्यूशन करोगे, किसी चीज़ को मापने की कोशिश करोगे, तो कौन सा इनकरेक्ट है आपको ये देखना है। तो देखो, ये राइट आंसर क्या होगा? मूल्यांकन शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का होता है, बिल्कुल सही बात है। आपने क्या पढ़ाया और बच्चे ने क्या सीखा, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक सोपान है, बिल्कुल सही बात है। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जिससे शैक्षिक उद्देश्य से निकट का संबंध होता है, बिल्कुल। ये तीनों चीजें करेक्ट है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से बच्चे का आकलन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा होगा जिसमें बच्चों का आकलन योजनाबद्ध और पारदर्शी तरीके से होगा? गृह कार्य दे दोगे, योगात्मक कार्य दे दोगे, पोर्टफोलियो दे दोगे, या आवधिक परीक्षाएं लेकर के आप करोगे? तो इसका राइट आंसर मैंने देखो एक और क्वेश्चन बताया था जिसमें आपको क्या करना है? पोर्टफोलियो लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों से अक्सर प्रतिपुष्टि लेती है, इसका कौन सा राइट आंसर है? इसका क्या मतलब होता है, आपको ये देखना है। तो देखो, वो इस क्रिया को रूपात्मक आकलन कहा जाता है। जब आप प्रतिपुष्टि लेते हो यानी फीडबैक लेते हो तो इसे रूपात्मक आकलन कहते हैं, याद कर लेना आप।
आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में मूल्यांकन हेतु प्रयोगात्मक परीक्षाओं का महत्व है। प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल एग्जाम, इससे क्या फायदा होगा? व्यवहार को जांचोगे आप, सृजनात्मक का मूल्यांकन करोगे और रचना क्षमता का भी विकास करोगे, यानी कि ये सारे ऑप्शन क्या हैं? करेक्ट है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है। मानचित्र जब आप पढ़ लेते हो यानी कि मानचित्र की जानकारी आपको हो जाएगी, वो कौन सा सही है। देखो, मानचित्र पढ़ने का मेन उद्देश्य है आप स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता हासिल करते हो, यानी कि बी इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है? कंप्यूटर से, चार्ट से, रेडियो से या टेलीविजन से? देखो, सबसे बेहतर ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा कंप्यूटर, जहां पे आप चार्ट भी बना सकते हो, उसमें रेडियो भी सुन सकते हो, टेलीविजन, यानी कि सारी चीज़ों का आप ऑल इन वन कौन है? कंप्यूटर हो जाएगा। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, वह क्योंकि वह, देखो अब जब आप जो है दृश्य सामग्री और दोनों चीज़ों को कर रहे हो, यानी कि टीवी को आप यहाँ पे यूज में ला रहे हो, इससे क्या होगा? ये शिक्षकों को आराम उपलब्ध कराते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा। प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं? जी हाँ, ये भी गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल ये सही है, आकलन को आप सुगम बनाते हो। शिक्षार्थियों की दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हो, ठीक है। और इसमें देखो क्या होगा कि आप जो है अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हो, यही आपका करेक्ट है। इसमें क्या होगा? ज़्यादा सेंस आपका क्या होगा? डेवलप होगा। ए नंबर करेक्ट होगा। श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्क आधार इस तर्क पर आधारित है कि इससे अध्यापन जो है सुगम, यानी कि सुगम, यहाँ पे इसे सुगम कर लो आप, सुगम होता है, इससे अधिगम स्थूल हो जाता है, इससे हमारी इंद्रियां सक्रिय होती है, यह चीज़ों को सीखने मात्र का दूसरा तरीका है। तो देखो, इससे हमारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती है, जिससे हमारा इंटेलिजेंस लेवल क्या होता है? बढ़ता है। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग कब किया जाना चाहिए? जब वस्तु इतनी बड़ी हो कि उसे कक्षा में ना लाया जा सके? बिल्कुल। जब छोटी हो जिसे सरलतापूर्वक ना देखा जा सके? बिल्कुल सही बात है। जब दूर पे स्थित हो, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, जहाँ पे सारी चीजें, देखो अब आप दिल्ली का लाल किला को अपने क्लासरूम में ला के नहीं दिखा सकते हो, इसके लिए आपको क्या चाहिए? आप जो है टेलीविजन पे उसे दिखाओगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आपको इसका आंसर कमेंट में करके बताना है, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 31, श्रव्य दृश्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? देखो, ये बालकों को रुचि बढ़ाने वाला बिल्कुल होना चाहिए, बालकों को विचलित नहीं, यही आपका करेक्ट है, यानी कि आप जो है विचलित नहीं कर सकते हो बच्चों को, यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। शिक्षण सामग्री सब के लाभ हैं, क्या लाभ हैं आपको बताना है। इससे पाठ सरल और रोचक और मनोरंजक बन जाती है, बिल्कुल। इससे पाठ्य पुस्तकों में वो बच्चा जो है रुचि लेता है लेसन में, बिल्कुल। यानी कि क्या होगा? कुशलता भी आएगी, यानी कि इसका डी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर डी है। एक विज्ञापन शिक्षिका श्वसन की प्रक्रिया को पढ़ाने के लिए परीक्षा का आयोजन करती है। वो देखती है कि अधिकांश बच्चे श्वसन की और सांस लेने को नहीं समझ पाते हैं, है ना? तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखो, सबसे पहली बात आपको इसमें जानना है कि वह प्रभावी ढंग से व्याख्या नहीं कर पा रही है। सांस लेना और श्वसन दोनों अलग चीजें हैं। श्वसन जो है अलग चीजें हैं और सांस लेना अलग चीजें हैं, यानी कि टीचर का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा नहीं है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास गृह कार्य जमा नहीं करता है, इसको रोकने के लिए वो क्या करेगी? देखो, इसको रोकने के लिए वो क्या करेगी? बिल्कुल पता करेगी कि क्या रीजन है, आपको रीजन ढूंढना है और उसे जो है समीर को क्या करना है? एक अच्छा रिस्पॉन्स भी देना है आपको। रीजन प्लस रिस्पॉन्स आपको करना पड़ेगा, तभी बच्चा सीख पाएगा। बढ़ते हैं एक क्वेश्चन पे, नंबर 35 है। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। बच्ची शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग है और अन्य बच्चों के साथ वो पढ़ती है। किस चीज़ का आपको अनुपालन करना है? देखो, आप जब भी दो चीज़ों, सारे बच्चों को एक साथ, जहाँ पे दिव्यांग बच्चे, विकलांग बच्चे, यानी दोनों तो एक ही बातें हैं, कमज़ोर बच्चा, तेज बच्चा, एवरेज बच्चा, सब एक साथ पढ़ता हो, लड़का लड़की, उसे बोलते हैं समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 36, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे गृह कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपको बताना है। देखो,
अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल दोहराने वाली बातें सही नहीं है। समय का उपयोग करना बेहतर नहीं है, अनुशासन बनाना भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जब आप अच्छा अवसर उपलब्ध कराते हो, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 की ओर बढ़ते हैं। देखो आपको इसमें मैं आपको समझा दूं, यदि पाठ समाप्त हो जाए तो अब जो है वह एक परीक्षण प्रसारित करती है। यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है? यानी कि मैडम ने क्लासरूम में सारे पाठ को पढ़ा दिया लेकिन बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया। ये क्या होगा आपको बताना है। यानी कि वो जो है सही रूप से सारे चीजों को उसने यूज नहीं किया, जिसके कारण बच्चा समझ नहीं पाया। यानी कि ए इज द राइट आंसर। 38 नंबर में देखो, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? नहीं को प्रेफर किया गया है। यानी कि जहां पे जो है आपको क्या करना है, शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को जरूरत को पूरा करती हो या फिर यह जो है वास्तविक चीज़ों को ऐड करती हो, दोनों बातें सही है। प्राकृतिक और सामाजिक चीज़ों को ऐड करती हो, बिल्कुल। यहाँ पे देखो परिभाषा जो है ज़्यादा चीज़ों को अमूर्त, यानी कि जहाँ पे सिर्फ रटने रटाने की बात की गई है वही नहीं होगा। यही इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्या नहीं है? आपको बताना है। समस्या नहीं है छात्रों में उचित दृष्टिकोण का अभाव, सामुदायिक साधनों का उपयोग या फिर संसाधनों की पर्याप्तता या फिर अनुभव की कमी। आपको देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संसाधनों की पर्याप्तता। यही जो है ये क्या है? ये सही चीजें हैं, प्रचुर मात्रा में है तो उससे क्या ही दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? आपको बताना है। तो देखो इसमें जो है विविधता का सम्मान करना है, बिल्कुल। समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाना है। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, आपको मुख्य शब्दावली का सही परिभाषा याद करना नहीं है। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। देखो करके देखो को शामिल किया गया है, इसका क्या उद्देश्य आपको बताना है। यानी कि आप जो है करके सीखने में जब होगे तो इससे क्या बेनिफिट होगा आपको बताना है। ये हो जाएगा आप जो है अनुभव उसे क्या कर रहे हो, उपलब्ध करा रहे हो। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंचल कक्षा 5 में गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न को पूछती है, इसका क्या उद्देश्य है आपको ये बताना है। देखो ये है जो चिंतन कौशल में आपका जो है सुधार करना है, ये इंपॉर्टेंट है इस बात का। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से योगदान दे सकता है। सबसे बेहतर सुझाव क्या हो सकता है आपको बताना है। देखो आप जो है जब भी इन तरह के क्वेश्चंस को पढ़ते हो, यानी कि आपको क्या करना है, सार्वजनिक जगह पे सार्वजनिक साधनों का उपयोग करके परिवहन को यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 में कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण पुस्तकों को नहीं लिया गया है, इसका मुख्य कारण क्या है आपको बताना है। तो देखो यानी कि आपको जो है एक अधिगम परिवेश को जो है प्रयुक्त देना है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? यानी कि आप जो है सिद्धांतों को रट कर याद नहीं करने के लिए बोल सकते हो, यही इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्न का समर्थन नहीं करती है, बच्चे कम गलतियां करें, तो यही आपका क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि यही आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कौन सी पर्यावरण की थीम है? तो बिल्कुल भोजन क्या है हमारा थीम है, ये तीनों थीम नहीं है। एक कक्षा में 4 विद्यार्थी हैं, औसत से कम वो कर रहे हैं, तो क्या करोगे आप ऐसे सिचुएशन में? आपको क्या करना है, आप कमजोर क्षेत्र को पहचानोगे और उसके अनुसार कदम उठाओगे। बी करेक्ट होगा इसका। ईबीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए कौन सा अधिगम प्रभावशाली होगा, आपको ये बताना है। तो देखो ये हो जाएगा समूह पर भार अपने ऊपर लेने के लिए आप क्या करोगे, कहोगे। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कक्षा 5 की अध्यापिका महिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें, इससे क्या बेनिफिट होगा आपको बताना है। तो देखो जब वो अलग अलग पौधे को अपनाएगी तो ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थानों के अंतर को पहचान पाएगी, यानी कि डी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और नीचे कमेंट सेक्शन में दी एजुकेटर चैनल का लिंक होगा, आपको चैनल
को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इसी तरह आप आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बी सेफ देयर इट्स पैंडेमिक टाइम। थैंक यू।